नमस्कार। फेसबुक लाइव से जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, इस समय हम फेसबुक में लाइव हैं और आज फिर से बात करेंगे कुंडली के त्रिक भावों की, यानी कि नेगेटिव हाउस की। छठा घर, आठवां घर और 12वां घर साधारणतः आप सब लोग जानते ही हैं। छठे घर से रोग, शत्रु और कर्जा मिलता है। आठवें घर से मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं और 12वें घर से अंतिम स्थान, मृत्यु स्थान ही माना गया है उसको, व्यय हो जाता है जीवन का। तो इस बात को आज फिर से हम चर्चा में लाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से मिथुन लगन तक मैं बता चुका था जहाँ तक मुझे याद है। बाकी आप सब लोग याद दिला ही देंगे जो जो लोग लाइव से जुड़े हुए हैं, और आप सबका स्वागत है जो लोग लाइव से जुड़ रहे हैं। और इसको मैं ज़रा शेयर कर दूं अपने कुंडली स्कैनर पेज पे, और आप लोग भी जो प्रॉस्पर सॉल्यूशंस ग्रुप में है वो भी शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक चला जाएगा। पिछले 3 दिन से मैं लाइव नहीं कर पाया, तो मुझे बहुत से मैसेज आए कि पंडित जी जो टॉपिक है छठे घर का, आठवें घर का, 12वें घर का, त्रिक स्थानों का, वो आप उसमें सब रुचि ले रहे हैं। आपको सबको वो अच्छा लगा टॉपिक, और अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिए, और आज उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 1-2 ग्रुप्स में मैं ज़रा डाल दूं, फिर बात करते हैं आपसे। ठीक है, अभी आज का ये लाइव मेरे ख्याल से मेरी पुरानी प्रोफाइल से ही हो गया, पंडित राजन शर्मा से ही। चलिए कोई बात नहीं है। वैसे मेरी इच्छा थी कि मैं कुंडली स्कैनर प्रोफाइल से करूं, तो इसी बात पे ही इसी प्रोफाइल से लाइव कर लेंगे। ठीक है, तो एक दो जगह शेयर कर लूँ जरा, फिर आपके साथ बात शुरू करते हैं लाइव की। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब ये कुंडली स्कैनर में चला गया है। चलिए, इस फ़ोन का रिंगर ऑफ है। कोई बहुत इम्पोर्टेंट बात होगी तो आप कर सकते हैं 9872065786 पर, और अगर जनरल कुछ पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, और इधर मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ऑडियो और वीडियो चेक कर लूं, क्योंकि कई बार परेशानी आ जाती है ऑडियो वीडियो में भी, कि मैं तो इधर से बोलता रहता हूं लेकिन उधर बात पहुंचती नहीं है। आप लोग भी चेक कर लीजिए, जिन जिन की ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है तो आप भी मुझे बता दीजिए। ये लीजिए, वो पेज पे भी चला गया। एक ग्रुप और है मेरा, वो है बेस्ट कुंडली स्कैनर्स ऑफ इंडिया। उस पे भी मैं इसको पोस्ट कर दूं, फिर बात शुरू करेंगे आराम से। ये मिल गया, चलिए लीजिए, उस पे भी शेयर हो गया। आवाज़ क्लियर आ रही है आप सबको? क्योंकि थोड़ा सा आज मोबाइल दूर रखा हुआ है मैंने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कमल, थैंक यू वेरी मच सुजीत कंडा जी एंड साजन भार्गव। अभी देखते हैं कौन कौन से दोस्त जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है।
जो लोग लाइव में इस समय जुड़े हुए हैं। आज पुराने टॉपिक को ही आगे लेके जाएंगे। और सामने नज़र आ रहे हैं मुझे साजन भार्गव, आशु कपूर, सुरजीत कंडा, कमल पंडित, वरुण शर्मा, राजीव शर्मा, राजेश दीवान, एम एनी, डिम्पी, जय माता दी। डिम्पी जी बहुत बहुत बधाई आपको, आप लुधियाना की टीम में आ गए हैं भाजपा की, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पवन कुमार और विमल पहूजा, आपका भी स्वागत है। राजीव शर्मा जी, राजेश दीवान जी ने भी लिख दिया क्लियर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस समय लाइव में जुड़ चुके हैं। और क्योंकि पिछले 2 लाइव जो हैं वो दूसरी प्रोफाइल से किए थे, कुंडली स्कैनर से। आज बाई चांस मैं भूल गया हूँ, मैंने करना तो उधर ही था ताकि सीक्वेंस चलता रहता, लेकिन आज का लाइव जो है वो इस मेरे नाम वाली प्रोफाइल में पंडित राजन शर्मा के नाम से, तो इसी को अब कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बीच में अगर बंद करके दूसरा प्रोफाइल खोलूँगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है। अमरजीत कौर जी, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, पिछले 2 लाइव जो हम कर चुके हैं इसी टॉपिक के ऊपर, जिसको कहा जाता है त्रिक भावों की कहानी, स्टोरी ऑफ नेगेटिव हाउसेस। जन्मपत्री में 12 खाने होते हैं, आप सब लोग ये जानते ही हैं। और उन 12 खानों में शुभ और अशुभ दोनों तरह के प्रभाव देने वाले खाने होते हैं। कई लोग उसको 12 भाव कहते हैं, कई लोग 12 घर कहते हैं, कई लोग 12 खाने कहते हैं, है ना। कई लोग हाउस कहते हैं, 12 हाउसेस ऑफ द हॉरोस्कोप चार्ट। तो इन 12 हाउसेस में से, 12 खानों में से हम जिन खानों की बात कर रहे हैं वो है 6वां खाना, 8वां खाना और 12वां खाना। 6वां खाना जो होता है कुंडली का, उसे कहा गया है रोग स्थान, शत्रु स्थान और कर्जे का घर। राकेश कुमार जी राम राम, हरमेल जसल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो छठे घर में जो राशि आ जाती है वो उस घर का स्वामी होता है, इस बात को आप जरूर याद रख लीजिएगा। छठे घर में ग्रह चला जाए उसका फल कुछ और होगा, लेकिन छठे घर की जो राशि होती है उसका स्वामी होता है छठे घर का मालिक। तो ये चीज़ें आप सबको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। शरण मेहता, वेलकम, हार्दिक स्वागत है आपका भी। तो छठा घर जो है कुंडली का, उसको नेगेटिव हाउस, त्रिक स्थान कहा गया है, रोग, शत्रु और कर्जा देने वाला। ठीक है। और इससे अगला होता है 8वां घर। 8वां घर को मिस्टीरियस हाउस कहा गया, रहस्यमय भाव कहा गया है। 8वें घर से अजीब तरह का अनुभव होता है इंसान को, अलौकिक घटनाएं भी होती हैं जो हमारे जीवन में, या पूर्व जन्म का जो आभास होता है, पिछले जन्म की कहानी जो है वो 8वें घर में छुपी होती है। इसीलिए इसको मृत्यु स्थान भी कहा गया है, क्योंकि ये जो जन्म कुंडली हमारे पास होती है ना, आपके पास आपकी कुंडली होगी या मेरे पास है, वो पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का खाता है। याद रख लीजिए, बैलेंस शीट है। हमने पिछले जन्म में अगर किसी महिला को धोखा दिया होगा, इस जन्म में हमारा शुक्र नीच आएगा, या शुक्र राहु केतु के साथ लक्ष्मी चंडाल दोष में आ जाएगा। हमने किसी पिछले जन्म में अपने गुरु को, टीचर को, अध्यापक को, दादा बाबा को धोखा दिया होगा, तो इस जन्म में बृहस्पति ग्रह नीच हो जाएगा, या बृहस्पति ग्रह राहु या केतु के साथ चंडाल दोष में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमने पूर्व जन्म में गुरु के साथ द्रोह किया है, टीचर के साथ द्रोह किया है, ब्राह्मण के साथ, पंडित के साथ द्रोह किया हुआ है, तो इस जन्म का गुरु खराब होता है। ऐसे ही मंगल ग्रह अगर इस कुंडली में नीच हो तो सगे भाइयों से परेशानी आती है, पक्के दोस्तों से। क्यों आती है? क्योंकि हमने पूर्व जन्म में अपने पक्के दोस्त या सगे भाई के साथ चीटिंग की होती है। जैसे आप इतिहास में जाएंगे तो बड़े बड़े जो युवराज थे अपने ही सगे भाई का कत्ल कर देते थे राजगद्दी तक पहुंचने के लिए। खासकर अगर आप मुगलों का इतिहास पढ़ेंगे
तो सब ने, किसी ने अपने बाप को जेल में डाल दिया, किसी ने अपने भाई को मार दिया। औरंगजेब की कहानी आप पढ़िए, दारा शिकोह का, उसने बहुत बुरा हाल किया। तो ये जो पूर्व जन्म के श्राप हैं, अगले जन्म में उस रिश्ते के साथ संबंधित ग्रह को वो हमारी कुंडली में ऊपर बैठा हुआ जो है सुदर्शन चक्र चला रहा, नीच नीच करके भेज देता है, राहु या केतु के साथ भेज देता है, याद रख लीजिए। और आजकल गणपति उत्सव के दिन चल रहे हैं, और ये जो जन्म पत्रियां लिखता है ना, वो गणपति है, गणेश महाराज है। कभी आपने देखा होगा पुराने जमाने की जो कुंडलियां होती थी, ऐसे टेवा लंबा सा होता था, उसके सबसे ऊपर गणेश जी कुंडली लिख रहे, ऐसी फोटो मिलेगी आपको। और सारा लेखा जोखा किसके पास होता है? चित्रगुप्त के पास। पीए टू यमराज, धर्मराज। तो ये पूर्व जन्म का जितना संबंध है हमारे 8वें घर से है। पूर्व जन्म के बारे में अगर जानना हो थोड़ा सा दिमाग के घोड़े दौड़ाकर, तो अष्टम को लगन बनाना पड़ता है, अष्टम को लगन बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 8वां घर जो है वो पूर्व जन्म का आभास भी देता है। 8वां घर बदनामी के कांड जो होते हैं, अफवाहें फैलती हैं, है ना, अच्छे वाले इंसान का नाम मिट्टी में मिल जाता है, तो वो भी 8वें घर से ही देखा जाता है। तो छठा घर हो गया रोग, शत्रु, कर्जा, और 8वां घर जो होता है वो होता है मृत्यु स्थान, मिस्टीरियस हाउस। और इस घर से बदनामी भरे कांड होते हैं जीवन में, अफवाहें फैलना, कलंक लगना, ये अष्टम स्थान का खेल है। विशेषकर बृहस्पति अगर 8वें घर में आ गया, वर्ष फल में घूमता घूमता या गोचर में घूमता घूमता, वो वाले 13 महीने तो कहीं ना कहीं से कलंक लग जाता है। याद रख लीजिए, बृहस्पति 8वें घर में आ जाए, किसी बुजुर्ग की आयु को क्षीण कर देता है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, और बीच में राकेश कुमार जी ने प्रश्न लिखा है कि 6, 8, 12 किस तरह से देखें, लगन से या राशि से। तो मेरे साथ जितने मित्र जुड़े हुए हैं, वो जो पुराने जुड़े हुए, सबको पता है कि राशि वाशी का तो मैं नाम नहीं लेता, चंद्र राशि का, वो तो एक नाटक है। अगर आपको डेली प्रेडिक्शन भी देखनी है, वो भी लगन से देखिए। अगर आपको हाउसेस की प्रेडिक्शन देखनी है, वो भी लगन से देखिए, क्योंकि चंद्र राशि का कोई मतलब नहीं है, वो आपके मन का एक विचार होता है, और उस विचार से हमें कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, हमें तो एक्शन, हम एक्शन करने वाले बंदे हैं। लगन, लगन से ही सारी प्रेडिक्शंस में यहाँ पे पिछले 20-22 साल से, पहले टीवी चैनल्स के माध्यम से आप मुझे सुनते थे, अब ये फेसबुक ने थोड़ा सा आसान कर दिया है, आप जब मर्जी आप बटन ऑन करो, आपके साथ बातें करने लग जाओ। ठीक है, तो ये लगन के अकॉर्डिंग मेरा जितना भी प्रेडिक्शंस होती हैं, या जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की मेरी कलर थेरेपी है, या डोनेशन थेरेपी है, या जेम स्टोन थेरेपी है, सब लगन के अकॉर्डिंग होगा। मेरे साथ अगर आप जुड़ना है तो चंद्र राशि को भूल जाइए, उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आइए 12वां घर। कुंडली के 12वें घर को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इस प्रोफाइल के ऊपर ये पहला एक तरह से एपिसोड है। इससे पिछले 2 एपिसोड जो हैं वो चले गए हैं कुंडली स्कैनर्स प्रोफाइल पे। तो यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें नए तरीके से ही समझाना पड़ेगा। कुंडली का 12वां घर जो है एक्चुअली मृत्यु स्थान वो होता है। ठीक है, ज्योतिष की भाषा ने अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान बना दिया है। अष्टम स्थान होता है मृत्यु तुल्य कष्ट, लेकिन कुंडली का जो 12वां घर होता है वो है अंत, वो है व्यय हो जाना, क्योंकि वो लगन का व्यय है। लगन मतलब शरीर, लगन मतलब आत्मा, आत्मा का व्यय 12वां घर मृत्यु करवा देता है। लगन का खर्च हो जाना 12वां घर, वो है एक्चुअली मृत्यु का भाव। हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से 8वें घर को मृत्यु स्थान बोला हुआ है। 8वें घर का मतलब होता है कि अगर वहां पर कोई ग्रह चला गया, उस ग्रह की शक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे अभी मैंने बताया कि जुपिटर अगर अष्टम चला जाए तो घर के किसी सफेद बालों वाले बुजुर्ग की आयु को खतरा हो जाता है। ठीक है, तो 8वां घर मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, और जिस ग्रह का 8वें घर में वास हो जाए, उस ग्रह से संबंधित रिश्ते नाते खराब हो जाते हैं। लेकिन लगन का जो व्यय होता है, यानी कि मेरा व्यय कब है,
मेरा व्यय मेरे 12वें घर में है, मेरा अंत मेरे 12वें घर में है, तो 12वें घर को एक्चुअल मृत्यु का हाउस कहा जाता है। इसी को अगर शुभ तरीके से देखा जाए तो मोक्ष का घर भी कहा गया है। जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, केतु 12 नंबर वाले अक्सर कुंडली उठाकर घूमते हैं कि ये मेरा अंतिम जन्म है, ये मेरा मोक्ष का जन्म है। क्योंकि ऐसे लोग भ्रम डाल देते हैं ना, जो 2-4 किताबें पढ़ी होती हैं। तो केतु 12 मोक्ष तो जरूर देता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने वाले को देता है, गृहस्थी को नहीं देता। या फिर जिसके घर में वंश बेल ना बढ़े, उसके लिए ये नियम फिर भी लागू हो जाता है। तो इसलिए बहुत कुछ ज्योतिष में समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, फिर जाके ये प्रेडिक्शन पिन पॉइंट होती है। तो 12वें घर को व्यय स्थान कहा गया है। नेगेटिव ग्रह के कारण अगर व्यय हो जाए, है ना, तो समझ लीजिए वो नुकसानकारी खर्चा होगा। वो दवाइयों में भी हो सकता है, हॉस्पिटल में भी हो सकता है, पागल खानों में भी जाना पड़ जाता है। और पॉजिटिव ग्रह के कारण व्यय हो जाए तो घर में कोई फंक्शन आता है, कोई जागरण रखा जाता है, कोई कीर्तन रखा जाता है, कोई शादी के ऊपर खर्चा, कोई लंबी गाड़ी ले ली, कोई छोटी गाड़ी ले ली, तो वो भी व्यय स्थान के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। तो ये 12वें घर की डेफिनेशन भी बड़ी अजीब है कि यही स्थान हमें मोक्ष दे सकता है, यही स्थान हमें मृत्यु दे सकता है, यही स्थान हमें विदेश की यात्रा दे सकता है, और यही स्थान हमें जेल की यात्रा भी दे सकता है। अलग अलग ग्रह का 12वें घर में होना अलग अलग प्रकार की प्रेडिक्शन दे देता है। ठीक है, तो अब आप लोग जो नए इस वाली प्रोफाइल में जुड़े हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे कि हम ये टॉपिक जो है पिछले 2 एपिसोड्स से चलाते हुए आ रहे हैं, और आज तीसरा एपिसोड है इसके ऊपर। 6ठा घर रोग शत्रु कर्जा, 8वां घर रहस्यवादी अफवाह फैलाने वाला, कलंक लगाने वाला, और 12वां घर जो है वो है एक्चुअली का मृत्यु स्थान, खर्च स्थान, शरीर का आत्मा का व्यय हो जाना, जेल पहुंच जाना, हॉस्पिटल पहुंच जाना, या फिर समुद्र पार विदेश में जाकर मेहनत करना, संघर्ष करना, वो भी 12वें घर का ही कमाल है। तो जहाँ तक मुझे याद है मिथुन लगन तक हम बात कर चुके थे। तो आज हमें कर्क लगन की बात करनी है कि कर्क लगन जो है उसके लिए रोग शत्रु कर्जा देने वाला ग्रह कौन सा है, उसके लिए कलंक और परेशानियां देने वाला ग्रह कौन सा है, उसके लिए व्यय देने वाला, खर्च देने वाला, परेशानी देने वाला ग्रह कौन सा है। इसको आपको समझना है। और क्योंकि पिछले एपिसोड्स में मैं आपको काफ़ी डेफिनेशंस दे चुका हूं कि जो हमारे लगन पंचम नवम के ग्रह होते हैं, जिसको शुभ त्रिकोण कहा गया है, सेहत, गृहस्थी और भाग्य, उनकी पड़ी हुई राशि अगर 6, 8, 12 में आ जाए तो वो रियायत कर देती है। इसको भी आपने, क्योंकि वो दूसरी वाली प्रोफाइल में आप जो लोग नए जुड़े हैं वहाँ से ढूंढ कर उसको सुन लीजिएगा। तो ये एक बेसिक है एस्ट्रोलॉजी का, खासकर वैदिक ज्योतिष का। तो वैदिक ज्योतिष जो भी सीखना समझना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी उसका एक विद्यार्थी हूँ, अदना सा स्टूडेंट हूँ, और पिछले 20 साल से ज्योतिष की पढ़ाई कर रहा हूँ। और जितना फिर उसको कुंडलियों में चेक करते हैं, डालते हैं, जब 100-200 कुंडलियों में एक ही योग एक जैसा दिखता है, फिर उसको ऐसे चैनल के माध्यम से अनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो लगन पंचम नवम यानी कि सेहत, शिक्षा या गृहस्थी, क्योंकि औलाद का अगर 5वां होता है, और नवम भाग्य। सेहत, गृहस्थी, भाग्य के जो स्वामी ग्रह होते हैं उनकी दूसरी राशि भी आ सकती है 6, 8, 12 में। वो बहुत ही ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स को और क्लाइंट्स को कंफ्यूज करती है, क्योंकि वो कहते हैं यार एक तरफ तो ये शुभ ग्रह है, हमारे भाग्य का स्वामी है, एक तरफ ये हमारे अब अष्टम स्थान का स्वामी है, हम इसका क्या करें, कैसे इसको डील करें। ठीक है, तो इसके भी इलाज होते हैं हमारे पास, वो भी मैं आपसे धीरे धीरे बात साझी करता जाऊंगा। और आज मैंने अब शुरू करनी है कर्क लगन की बात। ठीक है, जो जो लोग कर्क लगन वाले हैं वो अलर्ट हो जाए, उनको मैं समझाऊंगा और प्रयास करूंगा कि आप लोग इसको ठीक से समझें, ताकि आप 6ठे, 8वें और 12वें घर को टैकल करना सीख जाए। क्योंकि यहाँ पे जितनी बात करेंगे सीखने सिखाने की बात करेंगे,
नो कमर्शियल टॉक्स, नो प्रोफेशनल टॉक्स, किसी की कुंडली नहीं देखी जाएगी, किसी की यहाँ ऐसे मैं जैसे लाइव होता है ना, तुम्हारी कुंडली में सर्प दोष है, तुम्हारी कुंडली में पितृ दोष है, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट कमर्शियल शो, इट्स नॉट मनी मेकिंग शो, इट्स टोटल प्रोफेशनल शो। हम यहाँ पे एक पेशेवर ज्योतिष की तरह बात कर रहे हैं कि हमें समझना चाहिए इस शिक्षा को, इस एजुकेशन को, जो भारत की सबसे प्राचीन विद्या है। वेद में ये लिखा है कि ज्योतिषम वेदानाम चक्षु, याद रख लीजिए, ज्योतिषम वेदानाम चक्षु। अगर वेद को पढ़ना है तो उसका चक्षु ज्योतिष है। अगर ज्योतिष को समझ गए तो वेद पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो कर्क लगन वाले मेरे ख्याल से थम्स अप दे रहे हैं मुझे, तो आइए आपके साथ मुलाकात करते हैं। नीचे है गौरव बग्गा खुराना और राजेंद्र जी, मरवाहा जी, सुरजीत कांडा एंड पॉली जी, संजीव छाबड़ा, सोहन राणा, मुनीश जैन, संजीव वर्मा, संदीप कुमार, राकेश कुमार, भरत मरवा, कमल पंडित, राकेश कुमार, इंद्रजीत सिंह, राज शर्मा और शरण मेहता तक बात हो गई थी। ठीक है, चलिए, जिन जिनका थम्स अप आ रहा है मैं समझ रहा हूँ आप सब लोग कर्क लगन वाले हैं। राजू कुमार और सनी बलराज, आपका भी स्वागत है। तो कर्क लगन वालों, आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में जो छठा हाउस होता है, रोग शत्रु कर्जे का घर होता है, वहां पर गुरु की राशि आएगी, जुपिटर की राशि आएगी, धनु राशि, गुरु की राशि आएगी छठे घर में। तो यहां पर आप लोग मुझे पता कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बृहस्पति की दूसरी राशि आती है आपके भाग्य स्थान में। अब देखो, शुरुआत से ही एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी आज। बृहस्पति की एक राशि आएगी आपके भाग्य स्थान में, एक राशि आएगी आपके छठे स्थान में, जिसको रोग शत्रु कर्जा कहा गया है। अब अगर तो आपको भाग्य तेज करना है तो पंडित जी कहेंगे पीले कपड़े पहनो मेरी तरह, पीला तिलक लगाओ केसर हल्दी का, पीला पुखराज पहनो, हल्दी वाला दूध पियो। ठीक है, अब उससे क्या होगा, भाग्य तेज होगा, क्योंकि आपके भाग्य में भी गुरु की राशि आ रही है। लेकिन होगा क्या, उससे आपका छठा घर भी तेज हो जाएगा। रोग शत्रु कर्जा वो भी बृहस्पति के हाथ में है और भाग्य वो भी बृहस्पति के हाथ में है। अब मान लीजिए किसी को ज्योतिष नहीं दिखानी या कोई यकीन ही नहीं करता है ना, कई ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कहती हैं जी हमें एस्ट्रोलॉजी में यकीन नहीं है, लेकिन उसका जन्म चुपचाप कर्क लगन में हुआ है, तो उसके भाग्य में लिखा होता है रोग, उसकी किस्मत में लिखा होता है शत्रु पैदा होंगे, और उसकी किस्मत में लिखा होता है कि वो कर्जे में डूब जाएगा, क्योंकि किस्मत का ग्रह भी गुरु है और रोग शत्रु कर्जे का ग्रह भी गुरु है। एक राशि भाग्य में आती है और एक राशि छठे स्थान में आती है, दोनों जुपिटर की साइन है। तो ऐसे में फिर अब हो जाएंगे कंफ्यूज मेरे ख्याल से। क्या आप इस बात को मानते हैं, जो मेरे एस्ट्रोलॉजर दोस्त भी देख रहे हैं, या बहुत ऐसे क्लाइंट भी हैं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष को पढ़ते रहते हैं, ज्योतिष को सुनते रहते हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक माध्यम से, सोशल मीडिया से, क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि भाग्य स्थान का स्वामी भी जुपिटर और छठा घर रोग शत्रु कर्जा देने वाला भी जुपिटर। अब अक्सर ज्योतिषी कह देगा कि पुखराज पहन लो भैया, आपका भाग्य तेज होगा, केसर का तिलक लगा लो, हल्दी वाला दूध पी लो, पीले कपड़े पहन लो, भाग्य तेज होगा, क्योंकि भाग्य तेज करना चाहिए। लेकिन चुपचाप क्या तेज हो जाता है, साथ में सिक्स्थ हाउस भी तेज हो जाता है। तो इस बात को बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है। इसको मैं अभी सॉल्व कर दूंगा, चिंता मत कीजिए। अमित जौली आपका स्वागत है, यशवंत राय आपका स्वागत है, राकेश मेघवाल आपका भी स्वागत है। तो अब आपको एक सीक्रेट मैं खोलूंगा, लेकिन पहले आप सारे सुन लीजिए। कर्क लगन वालों के लिए जो अष्टम भाव है उसका स्वामी शनि होता है, 8वें घर का स्वामी शनि है। ठीक है, नीलम शर्मा जी आपका स्वागत है। सनी बलराज लिखते हैं लगन को ही पावर देनी होगी। सब आपको बताता हूँ। लगन तो क्या भाग्य का दान करेंगे फिर सनी बलराज?
अगर लगन को पावर दे लीजिए। अगर लगन का स्वामी छठे घर में बैठा हो, करक लगन वालों का चंद्रमा अगर छठे घर में बैठा हो गुरु की राशि में, और गुरु भाग्य का भी स्वामी है, रोग का भी स्वामी है, और लगन का स्वामी छठे घर में बैठा हो, फिर किसको बल देंगे? बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है। ये जो ऐसे ऐसे टेवे आते हैं हमारे पास। संजय काला जी स्वागत, आरती सूद जी आपका भी स्वागत है। चलिए पहले सारे सुन लीजिए फिर आपको बताता हूं। अष्टम स्थान जो मैंने अभी आपको बताया कि इंसान को भ्रम डालता है, वहम डालता है, मेरे घर में ये है, मेरी फैक्ट्री में वो है ना, मैं ये बल्ब जगाता हूँ तो ऐसे हो जाता है, वहां पे चीज रख देता हूँ तो वैसे हो जाता है। वो जो भ्रम डालता है, रहस्यमय मिस्ट्री पैदा करता है ना, जिसका संबंध हमारे पूर्व जन्म के साथ है, जिसका संबंध घर की बेसमेंट के साथ होता है, जिसका संबंध नीचे जो फर्श के नीचे वाले कमरे के साथ होता है, वो 8वां घर है, जिसको कलंक का स्थान कहा गया है, जो मृत्यु तक पहुंचाने के लिए ब्रेन को धीरे 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 वीक करके फ्यूज करता है, वो 8वां घर है। तो कर्क लगन वालों के लिए वहां पर शनि की राशि आती है। तो शनि ग्रह जो है वो अष्टमेश है कर्क लगन वालों का, इसको भी आप समझ लीजिए। और इसी तरह कर्क लगन वालों के 12वें घर की बात करते हैं, जो बहुत नुकसानकारी है, व्ययकारी है, परेशानी देने वाला है, बुध ग्रह। बुध ग्रह 12वें घर में बुध की राशि आएगी कर्क लगन वालों को, ठीक है। अब आपके लिए 6, 8, 12 के स्वामी हुए गुरु, शनि और बुध। कर्क लगन वाले ध्यान से इसको सीख ले। शशि जोशी जी स्वागत है आपका भी। 6, 8, 12 के स्वामी हुए गुरु, शनि और बुध। अब आपको मैंने एक रूल बताया था वैदिक ज्योतिष का, पराशर महाराज का, कि जो राशियां लगन, पंचम, नवम में आती हैं उसकी दूसरी राशि अगर 6, 8, 12 में आ जाए तो वो आपके साथ रियायत करेगी, वो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं करेगी, उसको बहुत जल्दी ट्यून किया जा सकता है, और उसको करना भी ट्यून चाहिए, उसकी डोनेशन नहीं की जाती। अगर जैसे कर्क लगन वालों का गुरु ही भाग्य का स्वामी है और गुरु ही रोग, शत्रु, कर्जे का स्वामी है, अगर गलती से आपने पीली चीजें दान करनी शुरू कर दी, पीली चीजें, तो भाग्य वीक हो जाएगा। और कुंडली में जितने मर्जी राजयोग हों, उच्च ग्रह पड़े हों, अगर 9th लॉर्ड वीक हो गया तो समझ लीजिए वहां से कुंडली फिर बंद हो जाती है। वो चाबी है, मेन चाबी 9वें घर में होती है। क्योंकि अक्सर मैं एक कोटेशन लिखता हूं कि हुनर सड़कों पे तमाशा करता है लेकिन किस्मत महलों पे राज करती है। याद रख लीजिए, ये कोटेशन है, हुनर सड़कों पे तमाशा करता है, किस्मत महलों में राज करती है। हुनर मतलब जितने बड़े बड़े MBA हैं, जितने बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CA हैं, जितने बड़े बड़े प्लानिंग कमिश्नर्स हैं, जितने बड़े बड़े IAS हैं, जितने बड़े बड़े IPS हैं, जितने बड़े बड़े PCS हैं, इनको कभी कभी अनपढ़ पॉलिटिशियन के नीचे काम करना पड़ जाता है ना जब, तो इनके मन में ये टीस रहती है कि हुनर, IAS, IPS, PCS, CA, MBA, हुनर सड़कों पे तमाशा करता है, और वो 5वीं फेल, 8वीं फेल, मैट्रिक फेल, है ना, लाला भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री का मालिक भी हो सकता है, 8वीं फेल हो सकता है। वो किस्मत है उसकी जो महलों में राज करती है। वो अपने नीचे रखेगा MBA, CA, प्लानिंग मेकर्स। तो ये भाग्य स्थान का खेल है, सारी कुंडली याद रख लीजिए। और ये सारा खेल भी बुध और गुरु की लड़ाई का है। बुध कहता है मैं बुद्धि हूं, गुरु कहता है मैं भाग्य हूं। बस ये लड़ाई चल रही है। और जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि हमेशा किस्मत जीत जाती है, भाग्य जीत जाता है। क्योंकि मैंने देखा है अनपढ़ के नीचे पढ़े लिखों को काम करते हुए। तो 9वें घर को कभी वीक मत कीजिएगा, चाहे उसकी दूसरी राशि छठे घर में आती हो, चाहे 8वें घर में आती हो, चाहे 12वें घर में आती हो। विशेषकर कर्क लगन को बता रहा हूं,
क्योंकि आपके भाग्य का स्वामी भी जुपिटर है और आपको रोग शत्रु कर्जा देने वाला स्वामी भी जुपिटर है। इसको आपको ट्यून करना है। हाउ टू ट्यून इट ये भी बताता हूं आपको। अब आइए 8वें घर में शनि की राशि आ जाती है आपके, और 12वें घर में बुध की राशि। शनि और बुध दोनों दैत्य श्रेणी के ग्रह हैं, दोनों दैत्य श्रेणी के ग्रह हैं। आपकी कुंडली कर्क लगन देव श्रेणी की है, तो यहां पर आप शनि और बुध के खुल के दान कर सकते हैं। गुरु का नहीं कर सकते, छठे घर के स्वामी का। शनि के जैसे सैटरडे आए, शनिवार किसी नंगे पैर गरीब बच्चे के पैर में चप्पल पहना दीजिए, शूज पहना दीजिए, जुराबे पहना दीजिए। आपको कभी भी अष्टम भाव तंग नहीं करेगा। किसी भूखे गरीब को काले चने, उड़द की दाल, चाय पत्ती दान कर दीजिए, आपको कभी तंग नहीं करेगा। छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं, कभी ट्रैफिक सिग्नल, कभी इधर झुग्गी झोपड़ी में, उनको ब्लैक कलर का ड्रिंक जैसे कोक होता है वो पिलाइए, वो बड़े खुश होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। तो यहाँ पे अगर आप शनि के दान करेंगे कर्क लगन वाले, तो आपको अष्टम स्थान का दोष कम होगा धीरे धीरे। ऐसे जो आपका 12वां घर है, जो फालतू खर्चे कराता है, हॉस्पिटल ले जाता है, जेल ले जाता है, विदेश ले जाता है, दिमाग खराब करके रखता है 12वें घर का स्वामी, तो उसका बुध बनेगा। क्योंकि मिथुन राशि आती है कर्क के 12वें घर में। तो हरी चीजें गरीबों में दान कीजिए, हरी मूंगी पंछियों को डालिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लंगर में डालिए, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया जाता हो। पंजाब में तो गुरुद्वारे इतने सशक्त हैं कि 24 घंटे यहाँ पे लंगर चलता है। तो हरी मूंगी दान कीजिए किसी गुरुद्वारे के लंगर में जाके, अगर कर्क लगन है। लेकिन अब आपके भाग्य का स्वामी भी गुरु है और रोग शत्रु कर्जे का स्वामी भी गुरु है। वहां पर ये कुंडी फंस गई है कि रोग शत्रु कर्जा दूर करने के लिए अगर पीली चीज दान करेंगे तो भाग्य भी कमजोर हो जाएगा। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं कैसे टैकल किया जाता है। 2 श्रेणियां होती हैं, एक होती है देव श्रेणी की कुंडलियां, एक होती है दैत्य श्रेणी की कुंडलियां। आप सब लोग इस बात को समझते ही हैं जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो तो दैत्य श्रेणी की कुंडली होती है, जिसमें बुध के लगन, शुक्र के लगन और शनि के लगन आते हैं। अब मान लीजिए उनको किसी ग्रह को कन्वर्ट करके शुभ करना हो, तो मैं अक्सर कहूंगा कि गाय को गौशाला में जाके उस ग्रह की चीज खिलाइए जिस ग्रह से आपको खतरा है। मान लीजिए बुध की कुंडली है और उसका बृहस्पति खराब है, तो हम कहेंगे कि गाय को केले खिला दीजिए, गाय को पीले लड्डू खिला दीजिए, गाय को पीली तूड़ी खिला दीजिए। समझिए, लाल रंग का मंगल का सिस्टम होता है। अगर शनि बुध शुक्र को मंगल तंग करा तो हम कहेंगे लाल चीजें गौ माता को खिला दीजिए। क्यों कहते हैं हम? क्योंकि गाय से हमें आशीर्वाद मिलता है कि जो भी चीज गाय खाएगी वो गोबर और गौमूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। गोबर और गौमूत्र में कन्वर्ट हो जाता है। जो प्योर गाय होती है ना, जिसके गले में कंबल, पीठ पे हम्प होता है, उसको कहा गया गौ माता। समझ गए? अगर उसको हम एंटी प्लेनेट की चीज खिलाते हैं, दैत्य लगन वाले, ये देव लगन वालों को नहीं बता रहा मैं, तो वो मान लीजिए आपने पीला लड्डू खिलाया गाय को, आप मिथुन लगन है या कन्या लगन है, वृष है या तुला है, मकर है या कुंभ है, या पीली तूड़ी खिलाई गाय को, पपीता तोड़ के खिलाया गाय को, पीला पेठा खिलाया गाय को आपने, ठीक है। मान लीजिए आपने ऐसा प्रयास किया, तो गाय उसको कन्वर्ट कर देगी गोबर में और गोमूत्र में, जिसको कहा जाता है प्योर फॉर्म ऑफ शुक्र। क्योंकि गोबर को खाद कहा गया, फर्टिलाइजेशन पैदा करने की शक्ति है, उसमें भी स्पर्म काउंट की ताकत है, वृद्धि कर देती है। तो शुक्र पैदा हो जाता है। शत्रु ग्रह की चीज उसके मुख में डाली और ऐसी प्रोसेसिंग मशीन बनाई है देवताओं ने, वो उस शत्रु ग्रह की चीज को शुक्र बना देती है। और अगर दैत्य श्रेणी के लोग गौ माता को एंटी प्लेनेट की चीज खिलाते हैं, उनका शुभ ग्रह शुक्र बढ़िया हो जाता है, उनका शुभ ग्रह और बढ़िया हो जाता है। तो क्या मिला आपको कि अगर दैत्य श्रेणी के लोग हैं, गौ माता से आशीर्वाद लीजिए, उसको एंटी प्लेनेट की चीज दीजिए,
और वो शुक्र बन जाएगी। अब दैत्य श्रेणी वाले लोगों के लिए ये रूल नहीं लगता। अब मान लीजिए आप कर्क लगन है, तो मैं आपको कहूं कि आप पीली चीज गाय को खिला दीजिए, या आपके मन में आ जाए कि ये तो मेरे छठे घर का स्वामी है, तो क्यों ना मैं पीली चीज गाय को खिला दूं। ठीक है, पीली चीज गाय को खिला दूं तो वो क्या होगा, वो फिर शुक्र में कन्वर्ट हो जाएगा आपके एंटी प्लैनेट में, क्योंकि आप कर्क लगन है, देव लगन की कुंडली है, और वो गाय को खिलाई चीज शुक्र में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आइए मैं अब इस सीक्रेट को खोल देता हूं कि ऐसा एक उपाय करना है कि आपको बृहस्पति की चीज इस प्रकार ट्यून करनी है कि आपको आशीर्वाद मिले। जैसे दैत्य श्रेणी के लोगों को गौ माता से आशीर्वाद मिलता है, वैसे ही देव श्रेणी के लोगों को अगर आशीर्वाद लेना है और अपने भाग्य को भी कायम रखना है और अपने रोग शत्रु कर्जे को भी कंट्रोल करना है, तो समझ लीजिए आपको अपने गुरु को, आपको अपने टीचर को, आपको कुल पुरोहित को, या आपको मंदिर के ब्राह्मण को, या पाठ पूजा करने वाले पंडित जी को बृहस्पति की चीज एज ए गिफ्ट भेंट करनी चाहिए। बृहस्पति की चीज एज ए गिफ्ट भेंट करनी चाहिए। क्योंकि अगर जो हमारे टीचर हैं, मान लीजिए हम किसी के पास ट्यूशन पढ़ते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, या हमारे प्रिंसिपल हैं, वो कौन है हमारे लिए, गुरु है, बृहस्पति ग्रह। अगर हमारे कोई कुल पुरोहित हैं, वो कौन है हमारे लिए, जुपिटर है, गुरु है। अगर हमारे लिए, हमारे घर में पाठ पूजा करने वाले पंडित ब्राह्मण आते हैं, वो कौन है हमारे लिए, वो जुपिटर है। अब जुपिटर की कोई भी पीली चीज, मान लीजिए कोई पीला, आपने कोई पीले लड्डू का डिब्बा ले लिया, पीले कुर्ते पजामे का कपड़ा ले लिया, है ना, या सोने की कोई अंगूठी ले ली, सोने का लॉकेट ले लिया, ठीक है, वो आपने बड़े आदर सहित अपने गुरु जी को भेंट कर दिया, तो गुरु से आपको क्या मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। जैसे दैत्य श्रेणी के लोगों को गौ माता से आशीर्वाद मिलता है, वैसे ही देव श्रेणी के लोगों को जुपिटर अपने बृहस्पति से, अपने गुरु से आशीर्वाद मिलेगा। और अगर गुरु ही आपकी कुंडली में छठे घर का स्वामी है, तो उसके साथ संबंधित चीजें गुरु को ही भेंट कर दीजिए, वो आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब आप गुरु को भेंट करेंगे, वो बाध्य हो जाएगा, वो कहेगा जीते रहो, आशीर्वाद, फूलो फलो, तरक्की करो, लाभ कमाओ। तो ये एक ऐसी ट्रिक है, वो ग्रह जो छठा घर तेज कर रहा है, रोग शत्रु कर्जा दे रहा है कर्क लगन वालों को, उसके ही मुख से हमने आशीर्वाद ले लेना है और उसके संबंधित चीजों का प्रयोग करना है, येलो चीजों का। तो यहां पर आप इस फॉर्मूले को समझ जाइए। इस बात पे पूरे ज्योतिष कौम कंफ्यूज रहती है, पूरे क्लाइंट्स कंफ्यूज रहते हैं। मान लीजिए वृश्चिक लगन हो मैं स्वयं, तो मेरा लग्नेश भी मंगल है, मेरा छठे घर का स्वामी भी मंगल है। ऐसे ही कर्क लगन वालों का भाग्य का स्वामी भी गुरु है और छठे घर का स्वामी भी गुरु है। अब आपको आशीर्वाद लेना है उस ग्रह से जो आपको रोग शत्रु कर्जा दे सकता है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला, ऐसा सीक्रेट मैंने आपको खोल के बताया। 40 लोग किस्मत वाले हैं जो इसको सुन गए हैं, समझ गए हैं, ठीक है। हाँ, इसमें आपको एक और बात बताता हूँ। अब पीली चीजें, मान लीजिए कर्क लगन को बताया मैंने, गुरु को ट्यून करके शुभ करने के लिए गुरु को ही भेंट करें। इसमें एक कैटेगरी आएगी, याद रख लीजिए। वो कैटेगरी होगी हमारे माँ बाप, क्योंकि प्रथम गुरु माँ है, पिता है। हमारे गुरु, हमारे टीचर, हमारे अध्यापक, हमारे कुल पुरोहित और हमारे पाठ पूजा करने वाले पुरोहित, इसमें ये कैटेगरी आएगी। इसमें ज्योतिषी नहीं आएगा। ऐसा ना हो क्योंकि पीली चीज आप अपने ज्योतिषी जी को टेवा दिखाना है, उसी को दें। ज्योतिषी बृहस्पति नहीं होता। इसमें कथावाचक भी नहीं आएगा।
मैं देखता रहता हूँ पूरी भेड़ों की तरह हमारी जनता जो है वो कथाएं सुनने जाती है और वहाँ पे रास लीलाएं करके आ जाती है, डांस करके आ जाती है ना। ना तो कथावाचक जुपिटर होता है, ना ही एस्ट्रोलॉजर जुपिटर होता है, ये दोनों राहु होते हैं। बृहस्पति नहीं होता, ना ही एस्ट्रोलॉजर, ना ही कथावाचक। इसलिए इन दोनों को इस श्रेणी से निकाल दीजिए। ऐसा ना हो कि आप उस ज्योतिषी को भी बृहस्पति समझते रहे। ज्योतिष विद्या गुरु की मानी गई है, ज्योतिष विद्या बृहस्पति की मानी गई है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर राहु ग्रह का साइन होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजर के मुंह से कई बार नेगेटिव उपाय भी निकलते हैं। ऐसे ही कथा गुरु मानी गई है, बृहस्पति मानी गई है। भागवत कथा है ना, विष्णु पुराण है, देवी पुराण है, रामायण जी की कथा है, ये बृहस्पति की कारक मानी गई है। लेकिन कथा वाचक राहु होता है, वो आपको झूठी मूठी रोचक कहानियां भी सुना सकता है, वो आपको डांस करने के लिए भी बाध्य कर सकता है। कृष्ण जी ने जी रासलीला की थी, ये किया था, वो कुछ भी नहीं किया था कृष्ण जी ने। कृष्ण जी की आयु मात्र 5-6 वर्ष थी और उनकी माता की आयु 90 साल थी, तो कैसे कंपेयर हो सकता है रासलीला। तो वो नाटकबाजी जो करता है वो 2 कैटेगरीज है, एक कथावाचक और एक एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिषी और कथावाचक बृहस्पति का गिफ्ट लेने के अधिकारी नहीं होते, याद रख लीजिए, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि हम आते हैं राहु की कैटेगरी में। तो ये कर्क लगन वालों को मैंने आज बता दिया है और लाइव हो गया हमारा 41 मिनट का, ठीक है। इसको रिपीट दोबारा कर देता हूं मैं। कर्क लगन वालों के लिए छठे घर का स्वामी गुरु है, 8वें घर का स्वामी शनि है और 12वें घर का स्वामी बुध है। 8वें घर के और 12वें घर के तो दान आप खुल के कर सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए नेगेटिव प्लैनेट ही माने जाते हैं, वो दैत्य श्रेणी के ग्रह होते हैं। लेकिन छठे घर के ग्रह का दान नहीं आप कर सकते। अगर आप छठे घर का दान करेंगे कर्क लगन वाले, तो आपके भाग्य का लॉर्ड भी मंदा हो जाएगा। इसलिए भाग्य लॉर्ड को मंदा मत कीजिए कभी भी। उसको ठीक रखने के लिए उस ग्रह की कारक चीजें, जिसको येलो चीजें कहा गया है, पीले रंग की खाने पीने की चीजें हैं, पीली मेटल गोल्ड को कहा गया है, पीला अच्छा सा सुंदर कपड़ा हो सकता है, ठीक है, वो आपको एज ए गिफ्ट भेंट करनी है अपने माता पिता को, अपने टीचर को, अपने कुल पुरोहित को, अपने गुरुजी को, ठीक है। ये सारी चीजें समझ लीजिए। इसमें एस्ट्रोलॉजर नहीं आएगा क्योंकि ज्योतिषी राहु ग्रह की निशानी होता है। इसमें कथावाचक भी नहीं आते। ये बातें मैं इसलिए कहता रहता हूँ क्योंकि ये जो उधर कथा सुन रहे होते हैं, उधर लिफाफे भरे होते हैं कथावाचक को भेंट करने के लिए, वो पेड होते हैं सारे, ठीक है। तो अब कर्क लगन के ऊपर आज का हम कार्यक्रम यहाँ पे अर्ध विराम दे देते हैं। और नीचे अब मैसेज आ गया है नाव सिंह लगन नीरू शर्मा जी का। अब नीरू जी, मैंने ये सोचा था कि ये लंबा टॉपिक है, इसको एक एक लगन वाले को बताएंगे तसल्ली से। 2-2 लगन का मतलब होता है थोड़ा लास्टिक की तरह खींचना पड़ता है बात को। सुमन छाबड़ा जी हार्दिक स्वागत है। डॉली गरेवाल जी नमस्कार। संदीप जांगिड़ जी, संयम शर्मा जी ने लिखा है प्रभु शेयर्ड इट मैनी ग्रुप्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। सनी वल्लाज ने कहा कि टीचर, गाइड, प्रिंसिपल ये सब गुरु हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो भी आपको गाइड करे। जुपिटर इन द 6th हाउस ऑफ स्कॉर्पियो लगन, व्हाट इट इफेक्ट्स। ये जब स्कॉर्पियो की बात करेंगे तब करेंगे भैया, पर्सनल कुंडलियां जो है ना वो आप यहाँ पे मत पूछा करो, ठीक है। रमेश जी ने पूछा था। और रोहतांश शर्मा, अत्री जी, सिडौनी राजीव, सरीन विजय, सनी बलराज, अर्श संधू, विजय शर्मा, पिंकी बाजवा जी ने लिखा है कि जो आपने बताया था कि हनुमान जी को, ये पर्सनल बातें यहाँ मत लिखा करो, पता नहीं कहाँ से पढ़े लिखे लोग मिलते हैं मुझे। राजेंद्र संधू, नीरू शर्मा, असीम डोगरा, सोनिया किंगर, कमल पंडित, चलिए मोनिका शर्मा जी, ठीक है जी। तो ये आज आपने समझ लिया है कर्क लगन तक का खेल।
अरश संधू ने लिखा, रियली गुरुजी चाहे आपको 10 मिनट ही सुने तो कोई ना कोई ज्ञान की बात मिल ही जाती है। चलो ज्ञान इकट्ठा कीजिए। नरेश महाजन, अश्विनी शर्मा लिख रहे हैं, थैंक्स अ लॉट राजन जी फॉर योर वैल्यूएबल नॉलेज। शुक्रिया अश्विनी जी, जुड़े रहिए। सुरजीत जी ने लिखा कि पति पत्नी के गुण का भी टॉपिक लेना कभी। चलिए इसके ऊपर भी लेंगे। नीरू शर्मा ने लिखा कि पंडित जी बहुत बीमार हूँ, वाय। बृहस्पति वक्री है नीरू जी, 13 सितंबर को ठीक होगा। शीनम अरावत गोयल जी, राम राम। बबीता शर्मा जी और शशि जोशी जी, मनमोहन आचार्य जी और मोनिका शर्मा ने लिखा कि पीपल के वृक्ष में रोज दिया शाम को जला सकते हैं। बिल्कुल जला सकते हैं जी, बिल्कुल जला सकते हैं। और मनमोहन आचार्य ने करक लगन का बता चुके आप। मनमोहन आचार्य जी 40 मिनट जितना भी टॉपिक हुआ है करक लगन पे ही हुआ है, ठीक है। और साजन नेक्स्ट लाइव पार्ट 4 जल्दी करना, हाँ जरूर कोशिश करेंगे। सुमन छावड़ा ने लिखा, आप कैसे हो, आपकी बातें बहुत इंस्पायर्ड करती हैं। थैंक यू सुमन जी, आप जुड़े रहिए और ज्योतिष को समझते रहिए। मेरी तो यही कोशिश है कि जितना एज ए स्टूडेंट मैंने पढ़ा है और उस सारी पढ़ाई को लोगों के ऊपर एप्लीकेबल जब होता हुआ देखा है और उसमें से जो पक्के योग हो जाते हैं वो आपके साथ में साझे करता हूँ, ठीक है। सनी बलराज लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन गुरुजी, आपने लाल बाग को रोशन कर दिया। हाँ, वो स्ट्रीट लाइट का मसला तो 24 घंटे में ही हल हो गया। तो बहुत अच्छा हुआ, आप सब लोगों का साथ मिला, आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत शेयर किया, जिसके कारण वो वीडियो प्रशासन तक पहुंच गई, बड़े बड़े लीडरों तक पहुंच गई, न्यूज़ चैनल तक पहुंच गई और एक दिन में वो मसला हल हो गया। तो ये आम आदमी की भी शक्ति है और सोशल मीडिया की भी शक्ति है अगर इसका पॉजिटिव यूज़ किया जाए, ठीक है। तो आप सबका शुक्रिया जिन जिन लोगों ने उस चीज़ को शेयर किया था। सोनू ढिल्लों जी, राम राम। सरीन विजय जी कह रहे हैं, आपका क्लोथिंग सेंस बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सरीन जी। और राजेंद्र संधू जी कह रहे हैं, हमारा तो लास्ट में आएगा। मीन लगन जो मीन लगन वाले लोग हैं या कुंभ लगन वाले हैं, उनको काफ़ी वेट करनी पड़ती है, ये मैं मानता हूँ इस बात को। डॉली गरेवाल जी ने कहा, जे किसे नाल लड़ना होवे कदी ठीक रहेगा जी। डॉली गरेवाल, सिंह लगन है तुम्हारा, क्यों लड़ना है किसके साथ तुम्हारा? सिंह लगन वालों को तो वैसे ही रौब होता है दूसरों के ऊपर, उनको तो डराना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। हिमांशु अरोड़ा जी कह रहे हैं कि सर जी दैत्या लगन के बारे में जानकारी दीजिए, 9th हाउस से जुड़ी। हिमांशु अरोड़ा, इसके लिए 2-3 लाइव में कर चुका हूँ, जिसमें लगन, पंचम और नवन 9th हाउस की भी बातें हो चुकी हैं, सारे देव लगन वालों की भी, दैत्य लगन वालों की भी। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि इस लाइव को आप लोग शेयर कर लिया कीजिए, ये आपके बाद में भी काम आएगा, ठीक है। तो अब आपको ये ढूंढना पड़ेगा बार बार, क्योंकि वो टॉपिक पीछे बोले जा चुके हैं। देव लगन और दैत्य लगन को सबको मैंने बताया था, 9th हाउस, 5th हाउस और 1st हाउस। वो आप मेरे वीडियोस में जाकर ढूंढ लीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आजकल हमारा टॉपिक चल रहा है 6ठे घर, 8वें घर और 12वें घर पे। ये त्रिक स्थान होते हैं, नेगेटिव हाउस होते हैं, इनको कैसे टैकल किया जाता है। सचिन गुप्ता लिख रहे हैं, सोशल मीडिया इज राहु, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ बिल्कुल सही है सचिन, सोशल मीडिया या जो मोबाइल है या इंटरनेट है या जो भी वायरलेस चीज़ होगी, जैसे हमारे घर में रिमोट कंट्रोल हैं, आजकल माउस हैं, वो सारे वायरलेस हो गए, क्योंकि ये तरंगों के साथ दूसरे इक्विपमेंट से जुड़ते हैं। जैसे राउटर घूम रहा होता है, तो जो जितनी भी इनविजिबल तरंगें होती हैं वो राहु ग्रह की होती हैं। और जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ना, जो अच्छी कंपनी के इक्विपमेंट्स हैं, उनमें रेडिएशन कंट्रोलर लगे होते हैं। अगर आप एप्पल का मोबाइल लेंगे, सैमसंग का लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनमें रेडिएशन कंट्रोलर लगे होते हैं। रेडिएशन कंट्रोलर का मतलब है कि राहु को कंट्रोल कर लिया।
जब राहु कंट्रोल हो जाता है समझ लीजिए उसका शुभ प्रभाव मिलने लग जाता है, उच्च हो जाता है। इसलिए जैसे मान लीजिए वो जो स्ट्रीट लाइट वाली वीडियो है ना, उसको हमने पॉजिटिव वे से यूज किया। हमने केवल एक संदेश देना चाहा था कि भाई ऐसा हो रहा है जनता के साथ। इट वॉज अ पॉजिटिव वे। उसमें किसी गंदी गाली का प्रयोग नहीं था, उसमें किसी को तू तड़ाक करके नहीं बोला हुआ था। जैसे सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ, लोग चाहे पॉलिटिकल दलों के दो लोग हों, एक को आजकल चमचे कहा जाता है गुलाम, एक को भक्त कहा जाता है। वो गुलाम भक्तों को गाली निकालते हैं, भक्त गुलामों को गंदी गाली निकालते हैं। दैट इज बैड यूज ऑफ इंटरनेट, उसको राहु बोलते हैं, है ना। कई लोग आजकल धर्मों के ऊपर टिप्पणियां करने लग गए हैं। हमारे लुधियाना शहर की घटना हो चुकी है, भगवान श्री राम का अपमान करने वाले एक शख्स के ऊपर FIR हो गई है, वो छुपता फिरता है। तो वो नेगेटिव पार्ट ऑफ इंटरनेट होता है, उसको राहु बोला। यही अगर आप प्यार फैलाएं, दोस्ती फैलाएं, स्नेह फैलाएं, गुड यूज ऑफ इंटरनेट करें, तो राहु का भी शुभ प्रभाव मिलता है और उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलता है। उससे दोस्त जुड़ते हैं, लोग जुड़ते हैं। तो ये इसको सही यूज करोगे तो ये उच्च राहु है। और उच्च राहु ज्योतिष में लिखा हुआ है कि राहु जब किसी का साथ दे तो उसे किसी दूसरे ग्रह की जरूरत नहीं है, और राहु जब बिगाड़ने पे आ जाए तो उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए राहु को हाथी कहा गया है। राहु को हाथी कहा गया है कि अगर तो हाथी के साथ प्यार हो गया, वो सबसे शाही सवारी है। बड़े बड़े शहंशाह, बड़े बड़े बादशाह हाथी के ऊपर हुड लगाकर घूमने निकलते थे। लेकिन अगर राहु बिगड़ गया, हाथी बड़े बड़े घर उजाड़ देता, बड़ी बड़ी फसलें उजाड़ देता है। तो ये गुड यूज और बैड यूज का एक सिस्टम होता है। इसीलिए इंटरनेट को, मोबाइल को, ये जितना भी आजकल हम लोग यूज करते हैं, इसको राहु कहा गया है। गुड यूज और बैड यूज ये हमारे हाथ में है। ठीक है, तो इसका आपका सचिन जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ताकि वो सबके लिए यूज हो। जब भी राहु होता है ना 8वें घर में, राहु 12वें घर में, है ना, राहु बेडरूम में पति पत्नी के घर में, या शयन कक्ष के 12वें घर में, तो अक्सर आपको एस्ट्रोलॉजर ये कहेगा कि आपके कमरे में खराब इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें नहीं होनी चाहिए। खराब इलेक्ट्रॉनिक चीज का मतलब है कि उसमें से बैड रेज ऑफ राहु निकलती है ना। आजकल क्या होता है, हमारा मोबाइल खराब हो जाता है, हम चार्जर यूज भी नहीं करते, फेंकते भी नहीं है। और जो नॉन यूज राहु की चीज है वो समझ लीजिए नुकसान दे रही है हमें। पुराने जमाने में घड़ियां खराब हो जाती थी, हम फेंकते नहीं थे। ट्रांजिस्टर खराब हो जाते थे। जब हम छोटे थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो क्रिकेट का मैच छोटे से ट्रांजिस्टर से ऐसे सुनते थे। अब तो मैंने किसी के पास देखा भी नहीं है। इतना सा छोटा सा ट्रांजिस्टर होता था, पिछली जेब में डाल के कॉलेज ले जाते थे, और जब भी मैच आता था तो उसको ऐसे कान पे लगा के 24 घंटे ऐसे सुनते रहते थे। तो ट्रांजिस्टर जब खराब हो जाता था वो राहु था। ग्रामाफोन होते थे पुराने जमाने में, है ना, हमारे घर में भी था, वो गोल जो रिकॉर्ड होते हैं, ब्लैक ब्लैक काले तवे घूमने, वो ग्रामाफोन भी राहु है। तो राहु ग्रह जो है, अगर वो नेगेटिव रेज देने लग जाए तो वो फिर अगर 7वें घर में हो तो पति पत्नी में तलाक पैदा कर देता है, 12वें घर में हो तो जेल की यात्रा, हॉस्पिटल तक ले जाता है, 8वें घर में हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट पैदा करता है, भ्रम पैदा करता है कि किसी ने काला जादू ही कर दिया हमारे ऊपर। तो 8वें घर का खेल होता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा राहु के बारे में बताया, और थोड़ा सा मैंने आपको ये कन्फ्यूजन क्लियर किया है कि अगर आप देव लगन वाले हैं तो आपको अपने उस ग्रह को आशीर्वाद में कन्वर्ट करना है, जिसकी दूसरी राशि आपके इंपॉर्टेंट हाउस में आती है। अगर आप दैत्य लगन वाले हैं, दैत्य लगन वालों को भी एक मैं बात समझा देता हूं। वैसे तो मैंने अभी भी समझा दी है, लेकिन सामने पूनम शर्मा जी का नाम आया है। राम राम पूनम जी। तो पूनम जी ने पिछले लाइव में मुझे ये लिखा था कि ये जो वृष लगन वाले होते हैं, उनके लिए मंगल ग्रह जहां 12वें घर का स्वामी है, वहां 7वें घर का भी स्वामी होता है। तो वैसे तो इसका जवाब मैंने अभी अभी दे दिया, लेकिन वो लेट आई हैं और उन्होंने एक यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम वृष लगन वाले 12वें घर को वीक करेंगे तो क्या 7वां घर पति स्थान वीक नहीं हो जाएगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन।
तो इसका जवाब भी वही है जो कर्क लगन वालों को मैंने जुपिटर के बारे में दिया था कि वृष लगन जो है वो दैत्य श्रेणी का लगन माना गया। अगर आपकी एक राशि नेगेटिव हाउस में है और दूसरी राशि इंपॉर्टेंट हाउस में है, जैसे वृष लगन वालों को एक मंगल की राशि पति स्थान में आती है और दूसरी व्यय स्थान में आती है, तो ऐसे में आपको मंगल की लाल चीजों का व्यय इस प्रकार करना चाहिए कि आपकी त्रिकोण को बल मिले। अब इसमें अभी अभी आपको मैंने दैत्य लगन वालों को समझाया था कि अपने ग्रह को कन्वर्ट कर दीजिए शुभता में, गौ माता के थ्रू आशीर्वाद मिलेगा। तो मंगल की लाल चीज अगर वृषभ लगन वाले 12वें घर को अपने नेगेटिव हाउस को दूर करने के लिए अगर गाय को ही खिला देंगे, मान लीजिए गाजरें ले जाइए बहुत सारी, वो गाय को खिलाइए, तो मंगल ग्रह की लाल चीज गौ माता खाएगी और कन्वर्ट कर देगी शुक्र में। अब शुक्र जो है वो पति और पत्नी के संबंध का कारक मजबूत हो जाता है और वृष लगन को बल मिल जाता है। इससे क्या होगा, दैत्य लगन वाले वृष लगन वालों का मंगल ठीक हो गया, शुक्र को बल मिल गया और 7वां घर मजबूत हो गया, पति का कारक घर। तो ये दो चीजें आप समझ लीजिए कि देव लगन वालों को किस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त करना है। वो है गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, दादा दादी, बुजुर्ग, कुल पुरोहित, टीचर, अध्यापक, ट्यूशन पढ़ाने वाले, स्कूल के पढ़ाने वाले, ये देव लगन वाले यहाँ से आशीर्वाद ले सकते हैं किसी भी नेगेटिव ग्रह को ठीक करने का। और दूसरी तरफ जो दैत्य श्रेणी के हैं उनके लिए गौशाला में गौ माता का जो रूप है वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल रूप है। वो हर नेगेटिव ग्रह को कन्वर्ट करके शुक्र में आपके लिए शुभता पैदा करने के लिए शक्ति बना देता है। तो ये चीजें ठीक है। तो कर्क लगन वालों को आज बता दिया मैंने। कल बताएंगे सिंह लगन वालों को कि आपके लिए रोग, शत्रु, कर्जा पैदा करने वाला कौन है, आपके लिए दुश्मनी पैदा करने वाला ग्रह कौन सा है। कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला ग्रह कौन सा है और आपको लीगल प्रॉब्लम में फंसाने वाला ग्रह कौन सा है, कल सिंह लगन वालों को मैं बताऊंगा। लेकिन अभी अभी एक नीरू शर्मा जी ने लिखा था कि मैं बीमार चल रही हूँ, क्योंकि वो सिंह लगन है। मुझे कुछ कुछ लोगों के याद होते हैं, जैसे डॉली का भी मुझे याद है, डॉली गरेवाल एडवोकेट है हमारी, उनका भी सिंह लगन है। तो ये आप लोग अगर हेल्थ की प्रॉब्लम आपको फील हो रही है आजकल, तो इसका रीजन है 6th लॉर्ड शनि ग्रह। तो बड़ा आसान है कि शनि की चीजें आप लोग दान किया कीजिए और सूर्य को बल देकर रखें, क्योंकि दो ग्रह इस समय मंगल और केतु के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ी हुई है, केतु की दृष्टि पड़ी हुई है सूर्य और मंगल के ऊपर। तो इसलिए सिंह लगन का स्वामी सूर्य भी खराब चल रहा है और उनका मित्र ग्रह मंगल भी खराब चल रहा है और उनका मित्र ग्रह बृहस्पति भी वक्री चल रहा है। तो रेड, येलो, मैरून तीनों ग्रह वीक हुए पड़े हैं, तीनों ग्रह वीक हुए पड़े हैं। तो आपको अपने तीनों ग्रहों को मजबूत करने के लिए रेड, येलो, मैरून कलर यूज कीजिए। तांबे में हमेशा जल पिया कीजिए, तांबे में, ठीक है। और केतु की दृष्टि या खट्टी चीजें बांटिए। शनि रोग शत्रु देने वाला है, तो आप काली चीजें भी गरीबों में डोनेट कीजिए, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, दुश्मन दूर रहेंगे। ये जो हमारी झांसी की रानी पूछ रही थी कि मैंने लड़ाई करनी है किसी के साथ, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। काली चीजें बांटती जाओ, अपने आप ही दुश्मन मर जाएगा, ठीक है। तो सिंह लगन वालों को फिर कल बताएंगे सारा विस्तार। अभी कर्क लगन तक बात हो गई है। अब आपके 2-4 बातें जो कर रहा हूँ ना वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि सब लोग कहते हैं जी सीधा बोल के सीधा निकल लिए, हमारी बात नहीं सुनी। सचिन गुप्ता जी ने कहा गुरुजी रेमेडीज लगन से करें या राशि से। भैया ये अब तीसरी चौथी बार आप राशि करते हो। मैं राशि की बात ही नहीं करता, ना तो मैं राशि से कोई प्रेडिक्शन करता हूँ, ना राशि से कोई उपाय। इवन कि जब मैं टीवी शो चलाता था तो मैं बताता था आज का दिन कैसा जाएगा, तो मैं आज का दिन भी लगन से चंद्रमा का गोचर बताता था। इसलिए नेवर गो फॉर चंद्र राशि। ना तो मैं डेट ऑफ बर्थ वाली राशि को देखता हूँ कभी, ना मैं मून साइन को देखता हूँ कभी, ना हाँ मैं नेम साइन को जरूर देखता हूँ उस समय
जब किसी के पास ना कुंडली हो, ना डेट ऑफ बर्थ हो, ना टाइम हो, कुछ भी ना हो, तो मैं कहता हूँ कि भैया तुम्हारा जो कुदरती जो नाम रख दिया माँ बाप ने ना, वो भी एक ग्रह का खेल है। तो तुम्हारे नाम की जो प्रथम राशि है, प्रथम अक्षर है, उसकी राशि से मैं आज का गोचर निकालूंगा, उसको भी लगन मानकर। ठीक है, तो जिसके पास कोई टेवा नहीं, कुंडली नहीं, कुछ नहीं, उसके नाम के प्रथम अंक की राशि निकालता हूं, उसको लगन में लिख के गोचर बना देता हूं, और उससे पता चल जाता है गुरु के 13 महीने कैसे जाएंगे, शनि के 2.5 साल कैसे जाएंगे। समझ गए? इसलिए चंद्र राशि का यहाँ कोई सवाल ही नहीं है जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको कंफ्यूजन से निकल जाना चाहिए। ठीक है, पीजेएस कटोरा जी, तुला लगन है, हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं। और सनी कह रहे हैं टीवी चैनल पे तो आप नवग्रह लॉकेट पहनने वालों की वाट लगा दी थी। और अरस संधू कह रही है तांबे के बर्तन में सारा दिन पानी पी सकते हैं या सुबह? सारा दिन पी सकते हैं, सारा दिन पी सकते हैं, सारा दिन पी सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सिंह लगन है तो जितना सूर्य की चीज़ों का प्रयोग करेंगे, गुड़ खा सकते हैं, सौंफ खा सकते हैं, तांबे में जल पी सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए सहायता पैदा करेंगे। ठीक है, चलिए, और किस किस ने क्या क्या लिखा हुआ है? राजेंद्र संधू जी ने लिखा है कि ना शायद सिंह लगन है, सूर्य इन लगन। चलिए, बबीता शर्मा ने लिखा था पंडित जी आप एक ऐसे गुरु हैं जो अपने सभी शिष्यों के संपूर्ण ज्ञान बांट देते हैं, नमन है आपको। थैंक यू जी बबीता जी। हरमेल जसल जी कह रहे हैं कि अगर 9th लॉर्ड चलित में 8th में आ जाए तो क्या होगा सर? किसी दिन चलित का आपको बताएंगे सारा कि चलित क्या होता है। आशीष गुप्ता कह रहे हैं मिथुन लगन 12th लॉर्ड वीनस 3rd हाउस, ये पर्सनल कुंडली लिख रहे हैं। पर्सनल कुंडली के लिए भैया व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है आपको, तो आप उस पर जाइए ना। भार्गव साजन ने लिखा है कि यू हैव डन वंडरफुल जॉब रिगार्डिंग स्ट्रीट लाइट्स, उसको कहते हैं राहु का गुड यूज़ करना। ठीक है, और पूनम जी ने लिखा कि वेरी गुड रेमेडी, अच्छा वो आपको वृष लगन की रेमेडी मिल गई है। हरेश कुमार ज्ञानचंद शर्मा जी स्वागत है आपका। और मोनिका शर्मा जी ने लिखा है कि तो फिर करक लगन के भी 7th का शनि है और 8th भी शनि है, वो दोनों मारक होते हैं। 7वां घर भी मृत्यु का कारण होता है, दूसरा घर और 7वां घर भी मारक होता है। और चलिए, बाकी चीज़ें जनरल से चल रही हैं। कमल पंडित ने लिखा है कि पंडित जी राहु 12th हाउस में नींद में प्रॉब्लम देता है, तो रात का टाइम और राहु का पॉजिटिव इफेक्ट लेने के लिए नाइट में पाठ पूजा करनी चाहिए या नाइट जॉब? बिल्कुल, राहु 12वें घर में हो तो हमेशा नींद में परेशानी देगा। इसका आपको एक इजी फार्मूला बता देता हूँ। जितने दैत्य लगन के लोग हैं उनके राहु अगर 12वें घर में हो तो सोने से पहले एक माला ओम शम शनेश्चराय नमः और एक माला ओम नमः शिवाय जरूर पढ़े। हाथ पैर धोकर खाना खाने के बाद चूली कर ले ओम नमः शिवाय की, क्योंकि शंकर भगवान को राहु अपना महागुरु मानता है, शनि अपना महागुरु मानता है, शुक्राचार्य जी मानते हैं उनको गुरु। और एक माला शनि देव की ये पढ़ना चाहिए दैत्य लगन वालों को। और जो देव लगन वाले हैं उन्हें तो सीधा हनुमान जी का जाप करना चाहिए, तो 12वें घर के राहु का बैड इफेक्ट नहीं मिलेगा। अगर आप टेक्निकल रेमेडी करना चाहते हैं, जो लोग दैत्य लगन वाले हैं वो हरे कपड़े में जो फटकड़ी होती है ना उसको कूट के बिल्कुल बारीक बारीक दाने बना लें, हरे कपड़े में छोटी सी पोटली बांधकर अपने सराने के नीचे रख सकते हैं। जो लोग देव लगन वाले हैं वो लाल कपड़े में सौंफ जो हम खाते हैं खाना खाने के बाद, वो अपने सराने के नीचे रख सकते हैं। तो राहु 12 से बचने के लिए लाल कपड़े में सौंफ बांध कर रख सकते हैं देव लगन, और हरे कपड़े में फिटकड़ी, क्योंकि जो बुध ग्रह है हरे कपड़े में फटकड़ी, बुध ग्रह से राहु काबू आता है। इसीलिए हम लोग बुधवार की शाम को माँ दुर्गा या माता सरस्वती जी के चरणों में जटा वाला नारियल चढ़ाते हैं। ठीक है,
तो बुध ग्रह का भी आप प्रयोग कर सकते हैं जो दैत्य लगन वाले हैं। असीम डोगरा पूछ रहे हैं व्हाट इज द टर्न ऑफ मीन लगन। मीन लगन की टर्न आएगी 2-3 एपिसोड के बाद, ठीक है ना। तो मीन लगन वालों को अभी वेट एंड वॉच ही है भाई। मीन लगन वालों को 2-3 एपिसोड लग जाएंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा एपिसोड था छठा घर, 8वां घर, 12वां घर, रोग शत्रु कर्जा, मृत्यु तुल्य कष्ट और अनवांटेड जो दिल नहीं चाहता वो खर्चे, इनका कंट्रोल करने के लिए कर्क लगन वालों को क्या क्या करना चाहिए। कल अब दोबारा छेड़ेंगे कहानी सिंह लगन वालों की। और गोचर आप याद रख लीजिएगा, आपको बताया हुआ मैंने कि सितंबर में बहुत मेजर इवेंट्स होने हैं। एक तो जुपिटर मार्गी हो जाएगा, ये होना 13 सितंबर को। एक सैटर्न शनि मार्गी हो जाएगा 29 सितंबर को। इस बीच राहु और केतु भी राशि परिवर्तन कर जाएंगे 23 सितंबर को। राहु ग्रह अब 1.5 साल के लिए वृष राशि में आ रहे हैं और केतु ग्रह 1.5 साल के लिए वृश्चिक राशि में आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी ये राशियाँ आएंगी, आपके लगन में आ जाए, दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, वहाँ वहाँ पर अब राहु केतु का प्रभाव आने वाला है आप लोगों को। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, 10 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक मंगल भी वक्री होगा। वैसे तो मंगल अभी पूरा कमाल कर रहा है, रोज कहीं ना कहीं से अग्निकांड की खबर आ रही है, रोज, क्योंकि मेष राशि में मंगल है। और कल की खबर मैंने पढ़ी, अमेरिका में इमरजेंसी लगानी पड़ी क्योंकि वहाँ पर फिर से रेसिज्म हो गई। किसी गोरे पुलिस वाले ने किसी ब्लैक मैन को शूट कर दिया, तो वहाँ पर पूरी हाहाकार मची हुई है। हालांकि न्यूज़ को किसी ना किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये बड़े बड़े देश, लेकिन इंटरनेट तो इंटरनेट है, या पर्सनल जितने दोस्त मित्र वहाँ रहते हैं वो वीडियो बना के, फ़ोटो बना के भेज देते हैं। इतनी भयानक वीडियो आ रही है मेरे पास, अमेरिका से कुछ क्लाइंट्स ने भेजी हैं, दोस्तों ने भेजी हैं, बड़े बड़े शोरूम जला दिए हैं वहाँ पे। तो मंगल और सूर्य, अमेरिका का ग्रह सूर्य है, आपको मैं बता दूं, मंगल और सूर्य दोनों पे केतु की दृष्टि है, इसी के कारण इनमें अंगार भर रहा है केतु। इसीलिए ये लोग बीमार भी हो रहे हैं। जैसे अभी सिंह लगन वालों ने कहा मैं बीमार हूं, तो सूर्य पे केतु की दृष्टि है। तो जिस दिन मंगल वक्री हो गया ना, 10 सितंबर से लेकर 14 नवंबर तक, वो पीरियड कुछ ना कुछ जरूर युद्ध काल बन सकता है। क्योंकि जब जब युद्ध हुए हैं, राहु वृषभ राशि में था, शनि मकर राशि में था, और जब ये सिस्टम होने वाला है 23 सितंबर को राहु वृष में होना है और शनि मकर में मार्गी हो जाना है, और 10 सितंबर से 14 नवंबर के बीच मंगल ग्रह वक्री होना है। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमने तो ये सारी बातें पढ़ी हैं शास्त्रों में। अब हमारे सामने जो इवेंट हो जाते हैं फिर वो एक्सपीरियंस बन जाता है। जैसे बृहस्पति केतु का जो मेल हुआ था, ये कोरोना नामक महामारी बना लाया, ये हमारी आंखों के सामने का इवेंट है। अब जब जब ये समझ आएगा हम बता सकते हैं लोगों को कि भैया वायरस फैलेगा, बीमारी फैलेगी, बच के रहिएगा। तो 10 सितंबर से लेकर चाचा नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर तक क्लेश पड़ेगा। वो वैसे ही उसका जन्मदिन आ रहा है चाचू का, तो क्लेश तो इंडिया में पड़ ही गया था। तो क्लेश का कारक मंगल भी वक्री हो जाना है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। और जिन जिन को सारा सिस्टम पता है कि हाउ टू ट्यून मंगल, हाउ टू डोनेट थिंग्स ऑफ केतु, वो जरूर करते रहिएगा, ताकि पर्सनल जीवन में मंगल दंगल ना करे। और देशों की दुश्मनियाँ, युद्ध तो चलते ही रहने, ठीक है। लीजिए दोस्तों, अब अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। कल फिर से प्रयास करेंगे, आपके साथ लाइव में जुड़ेंगे और सिंह लगन वालों के साथ बातें साझी करेंगे कि कैसे आपको रोग शत्रु कर्जे को काबू करना है। सिंह लगन वालों के साथ कल इस टॉपिक को आपके साथ मैं साझा करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय श्री राम।